तो न्यूक्लियाई में क्या पढ़ना है हमको? न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम। एंड जैसा कि हमें पता है मास ऑफ एटम तो बहुत निग्लिजिबल है, तो हम उसको केजी या ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। तो जब हम मास ऑफ एटम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक यूनिट डिसाइड करनी होगी कि मास ऑफ एटम को मेजर किस में करना है। तो मास ऑफ एटम को मेजर किया जाता है यू में, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, विच इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। एग्जैक्टली अगर हम बात करें केजी में मास ले और उसको 12 से डिवाइड करें, तो दिस वैल्यू दैट इज 1.660539 10 to the power minus 27 kg is known as 1U। ना ऐसा नहीं है कि हमें ये वैल्यू लर्न करना पड़ेगी, जैसे ऐसी अजीब अजीब सी वैल्यू आती है ना, दिमाग में आ जाता है अरे यार ये रटना पड़ेगा, रटने वाला काम नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये चीज गिवन होगी। फिजिक्स के पेपर के फर्स्ट पेज पे तुम्हें जितने कांस्टेंट है, जितनी वैल्यूज है, सब गिवन होंगी। तो ये 1U की वैल्यू भी गिवन होगी, बट डेफिनेशन याद रखना है। व्हाट इज 1U? 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज 1U। यानी हम जो स्मॉलेस्ट मास मेजर कर सकते हैं वो किस में मेजर करेंगे? हम यू में। तो तुमने जैसे देखा कि क्लोरीन का मास भाई 35 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो दैट इज इन यू, दैट इज नॉट इन ग्राम और किलोग्राम। बिकॉज हम ग्राम और किलोग्राम में मेजर करेंगे ना, तो सबके मासेस ने ऐसे अजीब अजीब नंबर में लर्न करना पड़ेगा हमको, और हमें पता है लर्न करना डिफिकल्ट है। इसलिए हमने एक नया सिस्टम बना दिया विच इज नोन एज यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इनिशियली नोन एज AMU। अभी हम उसको क्या बोलते हैं? यू। अब हम इससे ना सभी के मासेस लर्न करेंगे, लाइक प्रोटॉन का मास। वैसे में मैंने बोला लर्न नहीं करना है, फिर भी ध्यान रखना कि प्रोटॉन का मास 1.00727 U है, विच इज इक्वल टू दिस मच kg। इलेक्ट्रॉन के मास से अगर इसको हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही निग्लिजिबल है, 0.00055 U। जब हम किसी एटम के मास की बात करते हैं तो हमें पता है कि एटम में 3 पार्टिकल आते हैं भाई। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर की तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जब हम टोटल मास निकालेंगे तो मास किसका होना चाहिए? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या है? निग्लिजिबल। यानी अगर हम उसको निग्लेक्ट भी कर दे तो चलेगा, लेकिन अब हम उसको कंसीडर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम एनर्जी की बात करने वाले हैं, और एनर्जी में निग्लिजिबल मास भी बहुत बड़ी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमने देखा प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रॉन का मास। तो न्यूट्रॉन जैसा कि सबसे लेट डिस्कवर हुआ जस्ट बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए रेडियोएक्टिव रिएक्शंस का यूज किया। तो सबसे लेट डिस्कवरी किसकी हुई है? न्यूट्रॉन की। एंड न्यूट्रॉन का मास आता है 1.00866। नाउ अगेन मैंने बोला मास तो याद नहीं रखना है, फिर क्या याद रखना है? इस पे क्वेश्चन आता है विच वन इज हेवीएस्ट, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर हम तीनों पार्टिकल की बात करें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, द हेवीएस्ट पार्टिकल इज न्यूट्रॉन एंड द लाइटेस्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। हमें ये याद रखना है बस, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। और मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई, किस क्या ध्यान रखना है? 1U की डेफिनेशन, 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज 1U। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है दिमाग में कि हमने कार्बन ही क्यों सिलेक्ट किया जबकि इतने सारे एलिमेंट है हमारे पास। हाँ, बिकॉज कार्बन जो है वो अबंडेंस में है। जो मैक्सिमम कंपाउंड है अर्थ पे वो किससे बने हुए? सब ऑर्गेनिक, कार्बन। सो कार्बन के मास के 1/12 को 1U अज्यूम किया है। नाउ अब हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, which is equals to number of protons, and neutron number, number of neutrons, and mass number is Z plus N, or simply proton plus neutron in a neutral atom। number of protons plus number of neutrons क्या होता है हमारे पास? मास नंबर। और एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पर जब हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इक्वल। In a neutral atom, protons and electrons both are equal. That's why it is neutral. तो ये फॉर्मूलाज हमें लर्न करने हैं क्योंकि इससे बेसिक कैलकुलेशंस होंगे। जैसे हमने गोल्ड के लिए लिखा कि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 79 एंड गोल्ड का एटॉमिक मास है 197।
ना अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो मास नंबर इनटू एटॉमिक नंबर अगर मैं कर दूं तो 118 ये आते हैं मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएंगे? सिंपली a माइनस जेड इक्वल्स टू एन, a इक्वल्स टू जेड प्लस एन, a माइनस जेड इक्वल टू एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास कहाँ लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट में? यहाँ ऊपर की तरफ लिखा है एटॉमिक मास, नीचे की तरफ क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर। यानी टॉप टू बॉटम हम ए टू जेड चलते हैं, ए टू जेड। ठीक है, अल्फाबेट्स कैसे चलते हैं? ए टू जेड, ऐसे याद रख लेना कि एटॉमिक मास ऊपर आएगा, एटॉमिक नंबर नीचे आएगा। अब हम आते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस की साइज जैसा कि हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल से बहुत ही छोटी है, फर्मी में होती है। लेकिन क्या हम लोग न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, r इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये r क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर नॉट कांस्टेंट, 1.2 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, दैट इज 1.2 फर्मी। 1 फर्मी क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। फर्मी की जगह फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको। सो r इक्वल्स टू आर नॉट, जिसमें आर नॉट की वैल्यू हमने देखी ये कांस्टेंट है, a एटॉमिक मास ऑफ एटम। तो एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी, बिकॉज जैसे से साइज बढ़ेगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो न्यूक्लियस का साइज एक तो टर्म कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज आर नॉट, एंड सेकेंड वन मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम जैसे से चेंज होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस भी इंक्रीज होगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज किया तो क्या उसकी डेंसिटी में चेंज आएगा? ना डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी हम लोग डिराइव करेंगे कि अगर हमने न्यूक्लियस को चेंज किया तो क्या डेंसिटी पे इफेक्ट होगा। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आता है बोर्ड्स में, शो दैट द न्यूक्लियस डेंसिटी इज कांस्टेंट टर्म, और न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस नेवर चेंजेस विथ चेंज इन एटॉमिक मास। तो हम उसी को डिराइव करेंगे। तो हम लोग डिराइव करेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। नो, डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। हम इसको रो या डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मास आएगा हमारे पास एटॉमिक मास, लेकिन ये एटॉमिक मास किस में होता है? हमारे पास यू में। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 यू इक्वल्स टू क्या होता है? 1.67 10 टू द पावर माइनस 27। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, a इंटू 1.67 10 टू द पावर माइनस 27। 4/3 पाई आर की प्लेस पे हम लोग लिखेंगे आर नॉट ए टू द पावर 1/3। इसकी पावर को ओपन करते हैं हम लोग, डेंसिटी आएगी a इंटू 1.67। एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं इसकी, मैंने अपनी अप्रोक्स वैल्यू ली है 1.67। ये आएगा हमारे पास आर नॉट का क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 का क्यूब, ए हो जाएगा। तो कैंसल होके क्या आएगा हमारे पास? 3/4 पाई आर नॉट क्यूब इंटू 1.67 10 टू द पावर माइनस 27। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.23 10 टू द पावर माइनस 27, और ये वैल्यू पुट करने के बाद नीचे 10 टू द पावर माइनस 45 बचेगा। मैंने 1.2 का क्यूब भी सॉल्व कर लिया है। तो 0.23 10 टू द पावर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर? 18। सो आंसर आता है 2.3 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसकी डेंसिटी आती है। और जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर कोई टर्म बचा ही नहीं, यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम लोगों को एनसीईआरटी में भी मिलेगा इस टाइप का।
हमारा देखो आंसर यही आ रहा है 2.3 अप्रॉक्स, और यहाँ पर भी देखो 2.29, यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, कांस्टेंट है। हमें एग्जाम में हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आए, लाइक यहाँ पर हमें मास ऑफ आयरन गिवन है यू में, एटॉमिक मास गिवन है 56 एंड फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। तो आयरन का मास हमारे पास है, मास अपॉन वॉल्यूम करें, इसको यू में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 1.67 10 टू द पावर -27 अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लगाया, सॉल्व करके देखो डेंसिटी वही आती है। और ये डेंसिटी किसके इक्वल होती है, एक न्यूट्रॉन स्टार के, विच इज कंपेरेबल टू दिस डेंसिटी। मतलब एक स्टार की डेंसिटी और एक न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, अप्रॉक्स सेम होती है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो एक ये न्यूमेरिकल या डेरिवेशन जो भी बोले एग्जाम में आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है मास एनर्जी रिलेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू सी स्क्वायर। m मास और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अब तक हमने जो पढ़ा था दैट इज कि मास इज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऑब्वियसली हम डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें? नाउ मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू मास, दैट इज आल्सो पॉसिबल। अभी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो जाएगा। बट अभी एट प्रेजेंट हमें क्या पता है कि हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अगर मास बहुत ही कम है, लाइक 1 U है जस्ट, तो 1 U के कन्वर्जन से भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो कितनी होगी हम वो भी डिराइव करेंगे अभी। सपोज जैसे क्वेश्चन दिया एग्जाम में, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। हमने E इक्वल्स टू mc स्क्वायर लगाया, मास हो गया 1 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻⁸। सॉल्व करके एनर्जी आती है 9 इंटू 13 10⁻13 जूल्स। 1 ग्राम मास से इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो अगर हम 1 U मास को कन्वर्ट करें किसमें, एनर्जी में, और हमें वो एनर्जी फाइंड आउट करना है, जैसे हमें 1 U मास के लिए एनर्जी इक्विवेलेंट चाहिए ना, जैसा हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। m मास हो गया हमारे पास 1 U, जिसको ग्राम में क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 1.66 10⁻⁻27 इंटू क्या करेंगे हम, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, c स्क्वायर। ये सॉल्व करके हमारे पास जो आएगी एनर्जी वो जूल्स में होगी, एंड ऑब्वियसली जूल्स में इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग 1.6 10⁻⁻19। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट comes 9.315 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगेन अगर हम देखें तो अभी भी 10⁸ आता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाय डिवाइडिंग 10⁻6। तो मेगा इलेक्ट्रॉन में 1 U का एनर्जी इक्विवेलेंट होता है 931.5। ये लर्न कर लेना बिल्कुल, नहीं तो हर बार इतने कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ऑक्सीजन हमें पता है जिसका मास होता है 16, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। हम सबके मासेस का टोटल करते हैं, 8 न्यूट्रॉन का मास, 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन का मास, एंड ये टोटल करने से जो हमें मिलता है एंड दैट इज 16.12744। बट जब हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑक्सीजन का मास निकालते हैं दैट कम्स टू 15.99493। ऑब्वियसली यहाँ मास में डिफरेंस है, न्यूक्लियन का मास, न्यूक्लियन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास इसके मास से ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस आया इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या टर्म बोला हमने इसको, मास डिफेक्ट, डेल्टा एम। सो डेल्टा एम मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास। इससे हमें क्या मिलेगा, मास डिफेक्ट।
और यही मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। वो एनर्जी किस काम आएगी? न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट इज द मास डिफेक्ट? तो मास डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा क्या होता है, द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड atomic mass is known as mass defect. Z means number of protons, A minus Z number of neutrons. So mass of proton, mass of neutron means mass of nucleons minus mass, atomic mass, that is known as mass defect. एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है व्हाट इज मास डिफेक्ट। नाउ अगर हम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करें तो हमें एनर्जी मिलती है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज ई ऑफ बी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी मीन समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब इस तरह से हम चाहे तो जो ऑक्सीजन है उसका मास डिफेक्ट निकाल के बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम मास डिफेक्ट देखें ऑक्सीजन का, तो अभी हमने जैसा देखा यहाँ पर, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल्स एंड देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ऑक्सीजन का जो मास डिफेक्ट आया उसको अगर 931.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गई ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी। यानी अगर ऑक्सीजन के न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इन सब में ब्रेक करना है, तो हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी सिंपली। ना अगर इसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सिंपली मास नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तब हम इसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। So binding energy divided by atomic mass is known as binding energy per nucleon. तो डेफिनेशन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हमें याद रखना है क्या होता है मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इन सब के डेफिनेशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग मास डिफेक्ट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या आएगी हमारे पास डेफिनेशन? द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स डेल्टा एम is called the mass defect, and the formula is z into mass of proton plus a minus z mass of neutron, इसे सबस्क्रिप्ट में लिखना उसको, माइनस मास ऑफ एटम दैट इज एटॉमिक मास। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की अगर डेफिनेशन पूछी, a more useful measure of binding between constituents of nucleus is the binding energy per nucleon, E of Bn, which is the ratio of binding energy of nucleus to the number of nucleons A। देखो मास मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स का मास कैपिटल एम जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ए मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। दोनों में डिफरेंस समझना। जो कैपिटल एम हमने यूज किया मास डिफेक्ट में वो क्या होता है? मास ऑफ एटम, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आफ्टर फॉर्मिंग द एटम। बट ए क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को मिला के क्या बोला है हमने? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। So binding energy divided by number of nucleons is known as binding energy per nucleon। और ये बहुत काम की चीज है। क्यों काम की चीज है हमारे पास? इससे हम ये ग्राफ बनाते हैं। दिस ग्राफ इज वेरी यूजफुल बिकॉज हर बार एग्जाम में पूछा गया है। किसका ग्राफ है भाई? ये ध्यान देंगे थोड़ा सा। मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है। ये दिख रहा है हमें ये ग्राफ, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, आयरन पे मैक्सिमम हो जाती है, देन आयरन के बाद अगेन डिक्रीज होती है। तो भाई ये ग्राफ तो लर्न कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछा गया है। पर ये ग्राफ हमें क्या बताता है, क्या कंक्लूड किया हमने इससे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नाउ दिस इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास 30 to 170। जैसा कि ये ग्राफ हमें बता रहा है, अगर हम 30 to 170 को ऑब्जर्व करें, एटॉमिक नंबर 30 से लेकर 170 तक अगर हम इसको ऑब्जर्व करें यहां से, तो ये अप्रॉक्स क्या चलता है? कांस्टेंट चलता है। बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई एंड हेवी न्यूक्लियाई। लेस देन 30 वालों के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी कम है और मोर देन 30 वालों के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है।
मतलब दोनों ही केसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज होती है फॉर लेस देन 30 एंड मोर देन 170। 30 टू 170 ये एरिया में, लगभग इस एरिया में यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, तो ये एरिया तक ये कांस्टेंट है, इसके बाद ये कम हो रही है और इसके पहले भी कम हो रही है। तो ये चीज बोलना चाहते हैं, लेस देन 30 के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है और मोर देन 170 के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज होती है। हम इस ग्राफ को यहां से देखें और इसके पहले देखें, तो ये इतने एरिया में लगभग वैल्यू जो है वो बहुत नैरो बेल्ट में कांस्टेंट चल रही, दिख रहा है। इसके बाद भी देखो डिक्रीज होती है, इसके पहले भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो 30 टू 170, ये अप्रॉक्स 30 टू 170 का रेंज है। तो 30 टू 170 बाइंडिंग एनर्जी कैसी चलती है, कांस्टेंट। नाउ वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशन। द फोर्स ऑफ The force is attractive and sufficiently strong to produce a binding energy of few mega electron volt per nucleon. यानी ये जो न्यूक्लियन को बाइंड करने वाला फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। द कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। एक नई टर्म आ गई भाई, न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, हम जब बात करते हैं न्यूक्लियस की तो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करना चाहिए, न्यूक्लियस तो क्या हो जाना चाहिए, बर्स्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रिपल्शन फोर्स जो है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियर के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर फोर्स, एंड दैट फोर्स इज शॉर्ट रेंज एंड दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज, इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, वेदर इट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये हमेशा सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। शॉर्ट रेंज है 1/r⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो 1/r² के प्रोपोर्शनल चलता है, k इंटू Q1 Q2 बाय r²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये शॉर्ट रेंज है। अ वेरी हेवी न्यूक्लियस से A240 has lower binding energy per nucleon compared to that of nucleus A120. Thus, if a nucleus A240 breaks into two A120 nuclei, nucleons get more tightly bound. This implies energy would be released in this process. इसी से हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर हमने एक हेवी न्यूक्लियाई को स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर दिया तो वो बहुत स्टेबल हो जाएगा और एनर्जी लूज करेगा, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इसका अपोजिट अगर हम स्मॉलर न्यूक्लियाई की बात करें, लाइक एटॉमिक मास हैविंग लेस देन इक्वल टू 10 joining to form a heavier nucleus, the binding energy per nucleon of the fused heavier nucleus is more than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei. अब क्या होगा, जब बाइंड होके नए बने उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। दिस मीन्स दैट फाइनल सिस्टम इज मोर टाइटली बाउंड देन द इनिशियल सिस्टम। अगेन द एनर्जी वुड बी रिलीज्ड एंड दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बना सकते हैं एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो लाइटर न्यूक्लियर लेस देन 10 वाले जो हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे, और मोर देन 170 वाले, मोर देन 240 वाले अगर हम बात करें, हेवियर न्यूक्लियर की बात करें, तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर फिजन करेंगे। इन्होंने एक रफ प्लॉट बनाया है पोटेंशियल एनर्जी का एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस r0 which is equals to 0.8 फर्मी फेम्टोमीटर। मिनिमम हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। दिस मीन्स दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी and repulsive if they are separated by distance less than 0.8 फर्मी। यानी अगर न्यूक्लियॉन्स को 0.8 फर्मी से भी और पास में लेके आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह फोर्स ऑफ रिपल्शन और हेवी हो जाएगा, और ये रिपेल करके एक दूसरे को एक कांस्टेंट स्टेट अचीव कर सकते हैं, जहां पर दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम रेडियो एक्टिविटी पे।
that radioactivity was a nuclear phenomena in which an unstable nucleus undergoes a decay, like uranium. This is referred to as radioactive decay. And radioactive decay जब भी होगा या तो अल्फा पार्टिकल आएगा या बीटा या गामा. Now what is alpha particle? Alpha particle means nucleus of helium, जिसपे क्या होगा, +2 का चार्ज होगा, एंड मास इज सिमिलर टू हीलियम, दैट इज 4. एटॉमिक नंबर 2 बोल सकते हैं, मास नंबर हम इसका 4 बोल सकते हैं. बीटा डीके, जिसमें इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन निकलता है. इलेक्ट्रॉन का अपोजिट बोलते हैं इसको हम. इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, लेकिन पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, +1. बट फिर इसको पॉजिट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसका मास सिमिलर है इलेक्ट्रॉन के. बट जैसे ही ये पॉजिट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, 1 से इंक्रीज हो जाता है. गामा डीके की बात करें तो ये रेडिएशंस है, इनके निकलने से कोई भी लॉस नहीं होता है, न तो एटॉमिक नंबर का हो, नहीं एटॉमिक मास का. एल्यूमिनियम से हमने एक अल्फा पार्टिकल निकाला विद द हेल्प ऑफ सम न्यूक्लियर रिएक्शन, तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा एंड एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज होगा. इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, सोडियम. यानी रेडियो एक्टिव रिएक्शन से हम न्यू एलिमेंट्स बना सकते हैं. यहीं अगर बीटा डिके हुआ होता तो बीटा डीके में क्या होता है, एटॉमिक मास है वो तो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो गया और इस तरह से क्या बन गया, सिलिकॉन. अगर यही गामा रेडिएशंस होते तो मास में कोई चेंज नहीं आता है. मतलब गामा रेडिएशंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये 0 लिख सकता हूं मैं इसको. आया समझ में. ये देखोगे तो बैलेंस मिलेगी रिएक्शन. 0 + 14 - 1 13, 0 + 27 गिव्स 27. एल्यूमिनियम में हमने एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल दोनों निकाले. कोई एक सब्सटेंस बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है बट एटॉमिक मास 23 है. ये एक रिएक्शन है, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसमें कितने अल्फा कितने बीटा पार्टिकल निकले. फॉर एग्जांपल, तो तुम लोग मास का डिफरेंस निकालो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, अल्फा पार्टिकल्स आ गए. बीटा पार्टिकल कैसे निकलेंगे, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल +2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. इस तरह से -1 + 2, बीटा पार्टिकल कितने आ गए, 1. मतलब इस न्यूक्लियर रिएक्शन में 1 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है. गामा रेस के बारे में हम नहीं बता सकते किसी भी कैलकुलेशन से, क्योंकि गामा रेस का ना तो कोई चार्ज है और नहीं मास है. अब जैसे हम बात करें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की, तो फिजन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया यूरेनियम 235, जिसपे हम 1 न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो हमें मिलते हैं बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स. ये 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर बम्बार्ड करते हैं 3 यूरेनियम एटम्स को, एंड ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती जाती है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज चेन रिएक्शन. So fission is a nuclear reaction in which heavy nuclei break into smaller nucleus. Heavy nucleus split or break into smaller nucleus. ये एग्जाम्पल मैंने बताया, यूरेनियम जैसे हमारे पास है उस पर हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं. अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल रॉड लाइक कैडमियम और बोरॉन का यूज करना होगा. लेकिन अगर हमने कंट्रोल रॉड का यूज नहीं किया तो ये 3 न्यूट्रॉन्स 3 यूरेनियम पे बम्बार्ड करेंगे और ये रिएक्शन कंटिन्यूस चलती जाएगी. दिस इज नोन एज चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जो बॉम्ब बनाने में यूज की जाती है. लेकिन वहीं अगर हम कंट्रोल फिजन रिएक्शन की बात करें तो ये यूज होती है फॉर प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो न्यूक्लियर फिजन 2 टाइप के होते हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड. कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कैडमियम बोरॉन के रॉड्स. ये क्या करती हैं रॉड्स,
न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन्स हमने एब्जॉर्ब करवा लिए। इवन अगर रिएक्शन स्टॉप करनी है तो 3 के 3 न्यूट्रॉन्स पूरे एब्जॉर्ब करवा लिए। ऐसे ही फ्यूजन की बात करें तो स्टार्स में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनता है। ये हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम बना, ड्यूटेरियम से हीलियम, एंड देन फर्दर ये कंबाइन होते चले जाते हैं इस तरह से। तो स्टार्स में ये रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है ये। दैट्स वाई हमने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो स्टार्स जैसा अगर हम कुछ रिप्लिकेशन कर पाए अर्थ के सरफेस पे तो कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, 10⁻⁷ केल्विन। तो पहले इतना टेम्परेचर बनाओ, देन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल्ड हो सकता है। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमने करवाई है बॉम्ब में, हाइड्रोजन बॉम्ब में। वो कैसे करवाई जाती है, पहले फिजन करवाया जाता है 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर अचीव करने के लिए, देन फ्यूजन करवाया जाता है। एक ये न्यूमेरिकल देखेंगे, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाइट्रोजन न्यूक्लियस के लिए फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले डेल्टा एम निकालेंगे। एग्जाम में इसी टाइप की क्वेश्चन तुम लोगों को सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसमें क्या निकालना होगा, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे आएगी। डेल्टा एम फाइंड करें, दैट इज मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे आएगा हमारे पास, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन 7 है, प्रोटॉन का मास ये है 1.007825। हाइड्रोजन का मास मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन देखें कितना आएगा हमारे पास, 7 × 1.008665 माइनस जो मास हमें गिवन है कैपिटल एम 14.00307। तो भाई ये मास आता है हमारे पास 0.11236 यू में। नाउ अब हमें एनर्जी निकालना है। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर मास हमारे पास यू में है तो इसको मल्टीप्लाई करो 931.5 से। आंसर मांगा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल्स में पूछे तो E = mc² फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ये आता है 104.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जैसा हमने एक क्वेश्चन देखा, ये वाला भी आ सकता है। From the relation where R0 is a constant and A is the mass number of nucleus, show that nuclear matter density is nearly constant, that is independent of A। तो हमने ये डेरिवेशन किया अभी, तो या तो इसमें हमें ये एक क्वेश्चन मिल सकता है या फिर एनर्जी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं मास इफेक्ट से निकल जाएगी वो। तो भाई यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.